जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं मुनेंद्र जी के गोट फार्म पर। इनके यहाँ पर हमारी ये दूसरी वीडियो है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। 2015 में इन्होंने इंग्लैंड की नौकरी छोड़कर पारिवारिक समस्याओं की वजह से इन्होंने अपना ये फार्म बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था और आज इनका ये फार्म एक गोट फैक्ट्री में तब्दील हो चुका है। इनके फार्म पर 550 से अधिक एनिमल हैं और इनका ये फार्म बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आज हम जानेंगे इनसे बकरी फार्म की कुछ बारीकियां और कुछ ऐसी जानकारियां जो आप या हम नहीं जानते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मुनेंद्र जी से और दिखाते हैं इनका शानदार गोट फार्म। मुनेंद्र जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप फिर से एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरा नाम मुनिंदर सिंह है और मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखी है और एक एमबीए मैंने इंडिया से किया है और एक एमबीए मैंने इंग्लैंड से किया है। साथ में वहाँ मैंने चार्टेड अकाउंटेंसी भी इंग्लैंड में अपनी कंप्लीट की थी। टैक्सेशन का पेपर नहीं दिया है, तो कंप्लीट चार्टेड अकाउंटेंट तो नहीं कह सकते, पर चार्टेड अकाउंटेंसी मैंने कर रखी है। 2013 में मैं इंग्लैंड से रिज़ाइन करके वापस आया था, कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से आया था और 2015-19 जून को हमारी शुरुआत हुई थी इस काम की, बकरी फार्मिंग की। मुनेंद्र जी, जो नया बेरोजगार युवा या किसान भाई बकरी पालन शुरू करना चाहता है जी, तो किस तरह से करें? सर, जैसे एक नया फार्मर होता है तो उसके लिए क्या होता है, उसको एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस बकरी लाओ और पालना चालू कर दो जी। लेकिन हकीकत ये है कि सर, इस काम को भी यदि सीख के स्टार्ट किया जाए तो ये फार्म्स फेल नहीं होंगे। इसकी सबसे बड़ी जो फेल होने की वजह होती है वो ये होती है जानकारी का अभाव। ठीक है, लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जैसे पोस्ट प्री या पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। हम नई बकरी ख़रीद के ला रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, जैसे हमें यदि बकरी पालनी है तो कितनी बड़ी बकरी ख़रीदनी चाहिए। जैसे अक्सर मेरे पास फ़ोन आते हैं, जी आपके पास बच्चे मिलेंगे। अगर उन्हें सही तरीके की जानकारी होगी तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस में कभी भी छोटे बच्चे ख़रीद के बड़े नहीं किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो उनकी मॉर्टेलिटी करा देती हैं, तो वो कभी बड़े हो ही नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है हम जैसे 5 महीने लगभग एक एवरेज प्रजनन काल इनका माना गया है, 5 से 5.5 महीने। तो लोगों को ये लगता है हम 4.5 महीने की 51 बकरी लेके आ जाएँ तो वो आते ही बच्चे दे देंगे और हमारी डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इस टाइप की बकरियाँ या तो प्रीमेच्योर एबॉर्शन हो जाते हैं। तो इस तरीके के कई मिथ हैं इस काम में, जो लोगों को जानकारी के अभाव के होने की वजह से लोग उन चीज़ों को नहीं जानते हैं और वो गलत लोगों के प्रभाव में आके इस तरीके का माल उठा लेते हैं, इस तरीके के जानवर उठा लेते हैं और अल्टीमेटली उन्हें लॉसेज हो जाते हैं। साथ में एक बकरी फार्म स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक मेडिसिनल और ट्रीटमेंट रिलेटेड जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे वेटनरियंस ऐसे नहीं हैं जो बकरियों के लिए आपको हेल्प कर सकें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ये छोटा जानवर होता है, स्मॉल रूमिनेंट्स, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है कई बीमारी में। तो उसके लिए छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लेकिन है क्या, कुछ बड़े बूढ़ों के हिसाब से या कुछ लोग जो है जैसे वीडियो पे देख के और उनसे प्रेरित हो जाते हैं, उनको लगता है रातों रात तुम भी करोड़पति हो जाओगे। वे इस तरीके की गलतियां करते हैं और वो ट्रेनिंग को, इस चीज़ को मतलब एक ट्रेनिंग होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं और इसी वजह से उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है और वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। बहुत सारे फार्म 6 महीने या साल के अंदर अंदर ही बंद हो जाते हैं, क्यों? सर, जैसे क्या होता है कि आप नया जानवर लेके आते हो तो शुरुआत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप मैक्सिमम फार्मर्स से बात करोगे तो वो बताएंगे जब हम शुरू में बकरियां लेके आए तो उनको ये XYZ बीमारियां हुई। तो बेसिकली उन्हें प्री और पोस्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करना ही नहीं आता है। तो करीब आप ये लगा लीजिए सर, 20 से लेकर 50% मॉर्टेलिटी तो शुरू के 15 दिन में ही हो जाती है। ठीक है, एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है सर,
कच्चा लालच का मतलब या तो वो बच्चे खरीद के ले आएंगे 1.5 से 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, ठीक है, बच्चों में मॉर्टेलिटी हो जाएगी। मेडिकल रीजंस हैं सर, उनका ह्यूमन डेवलप नहीं हो पाता है, उनका क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उन्हें इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, रेस्पिरेशन में इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर जैसे 4.5 महीने की गावन बकरी लेके आ गई तो वो स्ट्रेस में आती है, आपके यहाँ आने के बाद कुछ दिन तक वो खाना, सर हम भी नई जगह जाएंगे तो कुछ दिन हमें पता चलेगा टॉयलेट यहाँ है, खाना वहाँ खाना है। तो ऐसे ही बकरी के साथ भी ये होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाती है, उसे मतलब ढंग से खाना नहीं खाती है, तो सर उसका डायरेक्ट प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ता है जो पेट में होता है। तो उस केस में क्या होता है, या तो उनका प्रीमैच्योर अबॉर्शन हो जाएगा, ये बच्चा पैदा होगा तो वो कमज़ोर पैदा होगा तो सर बहुत चांसेस रहती हैं कि वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की मौत के बाद मर जाएगा। तो सर इस वजह से ये जो है इस काम के कच्चे लालच हैं। तो अब लोगों को चूंकि जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो इस कच्चे लालच में डूब के अपना धंधा बंद करा लेते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, दवाइयों का और बीमारियों की जानकारी बिल्कुल ना होना। तो जो लोग होते हैं, जैसे किसी ने वीडियो देखा और उसे लगा ये 30 लाख कमा रहा है तो मैं 50 लाख कमा सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि उस आदमी का संघर्ष कितना रहा है, उसने कितनी इस संघर्ष में 1 साल, 2 साल, 3 साल में कितने झटके खाने के बाद क्या क्या जानकारी एकत्रित कर ली है, और उसी की वजह से वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। तो जब आपको बीमारियों का, आपको इंजेक्शन तक लगाना नहीं आता होगा तो आप किसी डॉक्टर का वेट करते रहोगे। डॉक्टर भी कैलकुलेट कर लेता है, हर आदमी इकोनॉमिक्स पे चलता है, डॉक्टर कैलकुलेट कर लेता है, जाऊँगा 50 रुपये का तेल फूक जाएगा, 80 रुपये की दवाई लग जाएगी, 200 रुपये से ज़्यादा बकरी वाले से मांग नहीं सकता, तो सर उसे क्या बचेगा? तो वो भी बेवकूफ़ बनाता है। तो बेसिकली अगर हमें ये काम चालू करना है तो हमें एक बेसिक जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज खुद करना आना चाहिए। हमारे पास वो सब मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, हमें इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये बकरी सुस्त है तो क्यों है। वो फार्मर कैसे सीखेगा कि इलाज कैसे करें और इसमें बीमारियां क्या क्या, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर इसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी काम हो, सर ये बकरी फार्मिंग की ही बात नहीं है, कोई भी काम जब तक आप एक अच्छी जगह से एक बेसिक ट्रेनिंग ना ले लें तब तक आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने से आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और मैं इस मामले में ये सजेस्ट करता हूँ कि यदि आपको किसी बकरी पालने की ट्रेनिंग ही लेनी है तो किसी ऐसे फार्म से लीजिए जिसके पास कम से कम 100 बकरियां हो और कम से कम उसे 3 साल तक फार्म चलाने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इस 3 साल में उसने दुनिया भर के झटके देखे होंगे। जो थियोरिटिकल नॉलेज, कौन सी नस्ल है, कितने वजन की होनी चाहिए, उसके क्या फीचर्स हैं, ये सब तो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसे आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब बकरी आपके घर आएगी, आने के बाद ही उसकी नाक चलने लगेगी, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होगा। ठीक है सर, तो ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब किसी ने प्रैक्टिकली वो चीज़ झेली हो। तो वो 3 साल तक जिस आदमी ने एक 100 बकरी का फार्म चलाया होगा तो ऐसी डिजीज़ेज़ भी आई होंगी जो कम्युनिकेबल होंगी, एक से जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़, निमोनिया रिलेटेड डिजीज़, कुछ ऐसे भी होंगे जैसे हो सकता है उसे शुरू में वैक्सीनेशन के बारे में ना पता हो तो उस वजह से ईटी फैल गया या एफएमडी हो गया, तो कुछ ना कुछ उसने इलाज ढूंढा होगा। तो वो अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा तो वो आदमी आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली सही जानकारी दे सकता है। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि जो आदमी आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा सकता हो अपने फार्म पे लाके, तो ऐसी जगह जाके आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। और जब तक आपकी अपनी छाती ना ठुके, आप इतने कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि अब मुझे एक अच्छी जानकारी हो गई है, तब तक आपको बकरी पालन का काम किसी दूसरे का देख के शुरू नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस आदमी ने अगर मेहनत करके पैसे कमाना शुरू किया है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न उसके पास एक अताह जानकारी है। आपको एक अच्छा खासा अरसा हो गया अपने फार्म को चलाते हुए। आज मैं देख रहा हूँ आपका फार्म एक गोट फैक्ट्री है। पिछली बार जब मैं पहली वीडियो बनाई थी तब बच्चे नहीं थे, आज देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं। आप जब से कर रहे हैं अच्छा खासा आज आपका फार्म डेवलप हो गया, इतने एनिमल हैं, आपने इतने से तो किया नहीं था। तो कैसे, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें सेल में प्रॉब्लम आती है लोगों को, कई लोगों को, आप इसे कैसे मैनेज करते हैं और कैसे आपने इस फार्म को गोट फैक्ट्री में कन्वर्ट किया? सर देखो, काम तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि काम हमने बड़े शुरुआत में बड़े ही छोटे स्तर से की थी। सर बहुत सारे डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कास्ट फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। आमतौर पे क्या होता है, लोग इन धीरे धीरे इतनी नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है
कि धीरे धीरे लोग अपना इस फार्म को बंद कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें मैंने भी शुरुआत में झेली, लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू किया तो कुछ तो मेरे बच्चे अपने प्रोड्यूस होने चालू हो गए जी। और सर दूसरी चीज़ क्या थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया जब मेरी शुरुआत थी तो मुझे दिवाकर ने एक सपोर्ट दिया था, तो मैंने साथ साथ ट्रेडिंग भी चालू की। लेकिन ट्रेडिंग में मैंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि मैं किसी के साथ गलती से भी कोई चीटिंग ना हो। इस शुरुआत में जब मैं दिवाकर के पास माल पहुंचाया करता था तो मैं खुद ट्रक में बैठ के और मैसूर तक जाया करता था, जो करीब 72 से 75 घंटे तक का सफ़र हुआ करता था। तो सर मैंने ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सीखा उसमें कि इतने लंबे सफ़र पे मैं जानवर को ले जाऊं तो वो कैसे जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने करीब 5 से 6 चक्कर ट्रक में बैठ के वहाँ तक लगाए हैं। तो उस वजह से मुझे बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हो गई जिसकी वजह से मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सीखा कि किस तरीके से मैं भेजूँ। तो जब मैं यहाँ से कहीं पर भी माल भेजता था तो मेरी बकरियों की मोर्टेलिटी नहीं होती थी वहाँ जाके। इस चीज़ से वहाँ के लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस आया मेरे ऊपर। तो मेरा तो बेसिकली जो पूरा बिजनेस मॉडल था वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलता था, पूरा ट्रस्ट फैक्टर पे चलता था। आज अगर हम देखें इस बिज़नेस में तो सबसे बहुत ही ज़बरदस्त हर छोटे से छोटे मोड़ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट है। आदमी बकरी ख़रीदने जाता है तो वहाँ उसके साथ बेईमानी हो जाती है, आदमी के साथ वेट में बेईमानी होती है, लोग पानी पिला के भर के भेज देते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों का शुरू से ही ख्याल रखा कि मैं अपने आप को एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरह इस्टेब्लिश करूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि सर आगे बढ़ने के लिए इस काम में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ट्रेडिंग और ब्रीडिंग करने से ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको फंड्स भी चाहिए होते हैं। सर फंड्स के लिए मुझे जो है बैंक ने सपोर्ट किया। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि पहले दिन बैंक मेरे यहाँ आके खड़ा हो गया कि पैसे ले लो, ठीक है। शुरुआत में मेरे साथ भी है, मैं करीब 2.5 महीने तक रोज़ बैंक जाता था सर, और बैंक वाला बकरी नाम सुनते ही मेरे को भगा दिया करता था, ठीक है। आखिर में उन्होंने मुझे 1 लाख का लोन दिया था 2015 में। उस 1 लाख के लोन को मैंने 2016 में चुकाया। 1,13,774 रुपये दे के मैंने उस लोन को चुकाया था। उसके बाद बैंक मेरा जो है वो दोबारा से यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने के लिए आया। शुरुआत में मेरे ये 3 बाड़े बने हुए थे, तो उन 3 बाड़ों को जब बैंक वालों ने आके देखा तो उन्हें बड़ा अट्रैक्टिव सा काम लगा। साथ में उन्होंने देखा कि मैंने 1 लाख का जो पैसा था वो 1 साल के अंदर निपटा दिया था। तो उन्होंने फिर मुझे जो है, मैं 10 लाख का उनसे लोन मांग रहा था, लेकिन उन्होंने 8 लाख का लोन दिया मुझे। 8 लाख का लोन मैंने जो है 9 महीने के अंदर वापस से रीपे बैक कर दिया। पीएनबी ने फिर उसके बाद मुझे 15 लाख का लोन दिया। तो उसमें कुछ सब्सिडी थी, करीब 7 लाख की सब्सिडी भी थी। और मतलब मैं तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस तरीके से अगर हम लोगों को सपोर्ट किया जाए तो बहुत अच्छे मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। तो जैसे ही 3 साल का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ 2019 में, मैंने इमीडिएटली उस लोन को क्लोज़ कर दिया। अब तक बैंक को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि ये आदमी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और बकरी के काम में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। बैंक ने फिर मुझे 2021 की शुरुआत में 38 लाख का लोन दिया, जिसमें मुझे 19 लाख की सब्सिडी प्राप्त हुई। ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी स्कीमें होती हैं जिनसे हमें सपोर्ट मिलता है। बैंक के अंदर हमें एक भरोसा जनरेट करना पड़ता है, उन्हें ये जनरेट करना पड़ता है, एक विश्वास दिलाना होता है कि यदि हम ये काम करेंगे तो जेन्युइनली करेंगे, जो पैसा आप हमें दोगे वो हम इसी काम में लगाएंगे, उस पैसे का कहीं डाइवर्जन नहीं करेंगे। तब बैंक हमें उस तरीके का सपोर्ट देता है और तभी हमें किसी ना किसी फंडिंग का सहारा चाहिए होता है। तो आप यदि ये चीज़ नोटिस करोगे तो मैंने 2015 में क्या, एक दिवाकर ने मुझे 330,000 रुपये, जो 100 बकरियों का एक कमीशन था 300 रुपये प्रति बकरी के हिसाब से, उससे मेरे काम की शुरुआत हुई थी। और यदि आज आप देखेंगे तो यहाँ करीब 50 लाख का तो स्टॉक खड़ा हुआ है और मोर देन 50 लाख मेरे सेटअप में लगा, करीब 1.25 करोड़ का टोटल अगर आज मैं देखूँ वर्थ मेरे सेटअप की है। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब सभी लोगों के समर्थन की वजह से। आज लोगों का मेरे पे भरोसा है, आज बैंकों का मेरे पे भरोसा है, आज सरकारी अधिकारियों का मेरे पे भरोसा है। तो जब हम ऐसा एक भरोसा जनरेट कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली चल निकलता है। मुनेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूँ, आप महीने में कितना कमा लेते हैं अपने इस फार्म से?
सर असल में जो बकरी फार्मिंग का काम है इसमें महीने के हिसाब से कोई कमाई नहीं होती है। इसमें कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जो शायद हमने अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से सेट कर रखे हैं। जैसे हम दिसंबर और जनवरी के महीने में कोई बकरी नहीं बेचते, ना ही कोई ट्रेडिंग करते हैं और ना ही किसी को कोई माल देते हैं। इसी तरीके से हम जुलाई और अगस्त में किसी को माल नहीं देते हैं। तो ये हमने अपने प्रिंसिपल बना रखे हैं। उनके रीज़न क्या है कि सर इन महीनों में नया आदमी जब आपसे बकरी लेके जाता है तो कि बहुत सारी जानकारियों के अभाव की वजह से उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है और उसका फार्म बंद हो जाता है। और ऊपर वाले की दुआ से सर हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसलिए हमने अपने प्रिंसिपल्स ये डेवलप किए हैं कि हम कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं कराएंगे, चाहे हमारा फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन अगर आज की डेट में मैं एवरेज बात करूं कि मेरे पास पूरे साल का कितनी बचत आ जाती है और उसको अगर महीने में डिवाइड करूं तो इस समय मैं करीब 3 और 3.25 लाख रुपए महीने के बीच में एक एवरेज कमा ले रहा हूं। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मुनेंद्र जी, जिन्होंने आपको अपने फार्म और बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूं कि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद दे के जाएगी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।